हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 2019 में पूछे गए पॉलिटी वाले सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में, यानी उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसके परीक्षा में जो 2019 में संविधान से या पॉलिटी सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए थे उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को शुरू करें। तो आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि आपकी आगामी पेपर जो है बहुत ही निकट है, नज़दीक है, यानी 22 दिसंबर को होने वाली है। तो आप लोग सभी लोग लगभग आप जो है अपने सिलेबस को दोहरा लिए होंगे या दोहरा रहे होंगे। और रही बात पीवाईक्यू और एमसीक्यू की, तो ये भी आप लोग लगभग कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर आप पूछेंगे पीवाईक्यू का फिर मतलब क्या हुआ। इस पीवाईक्यू का मतलब आपको एक अलग लगेगा। ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि आप अलग जहाँ भी आप पीवाईक्यू देखे होंगे वहाँ और यहाँ पे देखेंगे उसमें थोड़ा सा अंतर आपको इसलिए दिखाई देगा क्योंकि ये पीवाईक्यू एक मुख्य रूप से माध्यम है कि उस क्वेश्चन के को प्रैक्टिस के रूप में करना, अभ्यास करना। लेकिन मुख्य रूप से इस पीवाईक्यू के माध्यम से हम उस सभी पहलुओं, उस सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो पूरे सिलेबस के रिपीटेशन के दौरान आप करते होंगे या रिपीट करने के दौरान आप जो स्टेप लेते होंगे, वो सारी चीज़ें हम एक एक टॉपिक में लेके चलेंगे। यानी जो जो प्रश्न आएगा वो केवल हम आंसर और केवल उस क्वेश्चन का ही वर्णन नहीं, बल्कि उसके अलावा उसके अंदर और कौन कौन से तथ्य समाहित हैं, क्या क्या और पूछे जा सकते हैं परीक्षा में आपसे, और क्या क्या अपेक्षाएं की जा सकती हैं, ये आप उसमें जानेंगे और उससे सीखेंगे। दूसरी बात, अगर आपको अंदाज़ा इस चीज़ का न लग रहा हो तो प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है बीपीएससी का पूरा पॉलिटी का सेक्शन मैंने पढ़ाया है। पीवाईक्यू के रूप में ही पढ़ा है, लेकिन वास्तव में वो पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही कवर हो गया है। ये नहीं कि केवल बिहार के लिए, किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए अगर जहाँ पे पॉलिटी पूछा जाता होगा वहाँ पे आप उस चीज़ को दोहरा के जा सकते हैं। और उससे रिलेटेड अगर आप देखे होंगे कि आज बीपीएससी का जो पेपर हुआ है 17वीं बीपीएससी का, उसमें आप देखेंगे तो जो मैं पूरा पीवाईक्यू पढ़ाया था, हाँ पीवाईक्यू का क्वेश्चन तो मैच नहीं होगा, लेकिन उसमें अंदर जो जितने में मैं तथ्य चर्चा किया था, जितने तथ्यों को मैं बताया था, जितने तथ्यों को मैं पढ़ाया था या आपसे डिस्कशन किया था, उन सभी तथ्यों में से 100 में 100% प्रश्न जो है वहीं से आए हैं, कहीं अलग से नहीं आया है। तो इस चीज़ को अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो ऐसे कहने पे भरोसा या विश्वास क्यों होगा, ये तो सही बात है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको बीपीएससी का 17वीं बीपीएससी जो अभी हुआ है उसका पेपर तो आपके पास होगा, और मैंने उस चीज़ को आज से कम 1 माह पहले से पढ़ा के और ख़त्म किया है, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। तो उस डेट भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पढ़ा है। तो उससे आप अगर मैच करके देखें, पूरा प्लेलिस्ट को एक बार पढ़िए, उसके बाद से प्लेलिस्ट में जाके आप उसके बाद से जो प्रश्न पूछे गए हैं जो आज 17वीं बीपीएससी में, उससे मैच कराएंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि मैंने जो पीवाईक्यू पढ़ाया है वास्तव में पीवाईक्यू का से सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ उसके अंदर जितना मैं डिस्कशन किया हूँ वो सारी चीज़ें आ गई हैं, वो सभी हूबहू वैसे छप गया है पेपर में। तो एक बड़ा सा मैं अपने आप को एक अचीवमेंट में मान रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अनुभव खुद किया है कि बीपीएससी में मैंने खुद प्रीलिम्स दिया था, उसमें मैं क्वालिफाई था जो 69वीं सॉरी उसमें। तो इसमें और दूसरा चीज़ की जो आज का पेपर है उसको मैं एनालिसिस किया हूँ उसका, खासकर जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था द क्लासमेट ग्रुप पे, जो मुख्य रूप से विज्ञान पढ़ा रहा था एनसीईआरटी साइंस की, उसमें से साइंस में आप देखेंगे तो लगभग 70-80% प्रश्न वहीं से आए हैं जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ केवल मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो मैं अभी जो शुरू किया हूँ उस सारी चीज़ों में से आया है जितना मैं पढ़ाया हूँ। पीवाईक्यू अब अगर आप देख लेंगे जो पॉलिटी में पढ़ाया हूँ बीपीएससी का, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो जो पीवाईक्यू पढ़ा हुआ है बीपीएससी के लिए, वो केवल और केवल बीपीएससी के लिए नहीं है। आप उसमें यूपी पीसीएस के अगर एग्जाम देने जा रहे हैं या उत्तराखंड पीसीएस के लिए जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो उसके लिए भी आप उस पूरे प्लेलिस्ट के वीडियो को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि वह मुख्य रूप से अलग अलग चैप्टर वाइज डाला गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का अलग, मौलिक अधिकार का अलग, नीति निदेशक तत्व का अलग, आपके फाइनेंस जो है आयोग है उसका अलग डाला गया है। इसी तरह से आपका मुख्य रूप से राष्ट्रपति का अलग डाला गया है, उपराष्ट्रपति का टॉपिक, यानी टॉपिक वाइज मैंने डाला है उस पीवाईक्यू को। तो पीवाईक्यू तो एक
मैंने उसको रिवीजन के लिए, लेकिन उसमें पूरा तथ्यों को मैंने समेट कर पहले पढ़ा दिया है, फिर उस क्वेश्चन को दिखाया कि देखिए ये क्वेश्चन। तो जो तथ्य उसमें डिस्कशन किया है वो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे आपका बिहार पीसीएस था, चाहे आपका झारखंड पीसीएस हो, चाहे आपका उत्तराखंड पीसीएस हो। तो उससे आप जाके जो आपके पास प्रश्न आज जो आए हैं बीपीएससी 70 का 17वीं का, उससे आप मिला के देख सकते हैं कि ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये इसमें हकीकत कितना है और कितना जो है झूठ या कितना जो है मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये आपको वहीं से जाके आपको भरोसा मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केवल पीवाईक्यू, तो एक नाम मैंने दिया है, वास्तव में पीवाईक्यू नहीं है, वास्तव में एक रिवीजन का मॉड्यूल है जो आपको 22 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है आपके यूपीपीसीएस में, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको सहायता करेगा उसमें। तो चलिए आइए जल्द से जल्द जुड़िए, हम लोग चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो 2019 में पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। क्या पूछा गया था? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ऑप्शन आप पे दिया हुआ है, पहला यह लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है, यह विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रस्तावना को देख लेते हैं। हालांकि पिछले क्लास में मैंने इसका वर्णन भी किया था, पिछले क्लास में मैंने इसको बताया था। ठीक है, तो जो लोग पिछले क्लास में रहे होंगे, जुड़े होंगे, वो लोग देखे होंगे कि प्रस्तावना के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स बताया है। तो रही बात प्रस्तावना की, तो यह सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये रखा गया था, और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या किया, इसको अपना लिया, मान लिया प्रस्तावना को, उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, अब मुख्यतः देखा जाए कि यह प्रस्तावना है जब 26 नवंबर 1949 को आप देखेंगे संविधान को जब अंगीकृत किया गया। ठीक है, इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो जो संविधान के अधिकतर भाग इसी दिन से लागू हो गए, तो अंगीकृत किया गया, तो सदस्यों का जो सिग्नेचर हुआ, सदस्यों का जो सिग्नेचर हुआ किसमें हुआ, प्रस्तावना के नीचे ही हुआ था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर प्रियम्बल जो प्रस्तावना है, अब इससे संबंधित कुछ आप केस याद रखेंगे, जो वाद है मुख्य रूप से जो न्यायालय में गए थे। पहला वाद गया था बेरूबाड़ी में, बेरूबाड़ी वाद, बेरूबाड़ी वाद। यह वाद कब गया था न्यायपालिका के समक्ष? 1960 में, 1960 में न्यायपालिका ने बेरूबाड़ी वाद में कहा कि जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का भाग नहीं है, और संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है। बाद में ये मामला जाता है 1973 में, अभी तक की सबसे बड़ी बेंच यानी 13 जजों की बेंच ने उसमें सुनवाई किया। कौन सा मामला था? केशवानंद भारती। कौन सा केस था? केशवानंद भारती केस। इस केस में न्यायपालिका ने कहा, यहाँ पे एक तो सिद्धांत दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत, और दूसरा न्यायपालिका ने ये कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। अब आप बोलेंगे किस आधार पर न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया? न्यायपालिका ने जब पूरे संविधान सभा का बहस देखा था, पूरा डिटेल्स निकाल कर देखा, तब ये पाया कि बहुत ज्यादा चीजें इस पे, यानी इस प्रस्तावना पे भी, उद्देशिका पे भी, संविधान की जो उद्देशिका 22 जनवरी 1947 को जिसे अंगीकार किया गया, लिया गया, उसमें भी बहुत सारी चीजें उसको चर्चा की गई थी संविधान सभा के समक्ष। तो माना गया इसमें केशवानंद भारती वाद में कि हाँ, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। पहला चीज क्या हो गया कि संविधान का ये भाग हो गया। अब जब संविधान का ये भाग हो गया तो इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में तो संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन न्यायपालिका ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना में संशोधन होगा, वह संशोधन मुख्य रूप से, यह जो संशोधन होगा वह संशोधन क्या होगा? तो जो प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा वह अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। आपको पता भी है, मैंने पिछले क्लास में पूरा डिटेल्स इसके बारे में बताया है। तो संवैधानिक संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी इसको पास होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से सिंपल बिल जो होता है, साधारण बहुमत से इसको पास कराया जा सकता है। लेकिन इसमें संशोधन करके प्रस्तावना के मूल ढांचे में या मूल भावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये किस मामले में बताया गया? केशवानंद भारती वाद में बताया गया। और इसी के बाद संविधान में एक अमेंडमेंट होता है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में, 1976 में। और इसमें संविधान में एक प्रश्न आज आया भी था बीपीएससी 17वीं में, मैंने बताया भी था जब उद्देशिका में पढ़ा रहा था। तो इसमें 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए।
कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। वो कौन कौन से शब्द थे? तो पहला समाजवादी जोड़ा गया, दूसरा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और तीसरा जो है वह अखंडता शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े गए। तो अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था, और इसमें धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। अब चूंकि न्यायपालिका जो निर्णय देती है, डिसीजन देती है, वह प्रस्तावना के आधार पर ही दे सकती है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा गया। ठीक है, अब ऐसे विवाद आता है जो प्रस्तावना है यह क्या न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल है? तो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, यानी न्यायालय के द्वारा यह इन्फोर्सेबल या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसके तहत सही हुआ? इसके तहत हमारा ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, यह लागू नहीं किया जा सकता है, परिवर्तन इसका नहीं किया जा सकता है। ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तन नहीं, परिवर्तनीय। ठीक है, ये याद रखिएगा, यह परिवर्तनीय, इन्फोर्सेबल नहीं है न्यायालय में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो मुख्य रूप से प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? 5 प्रकार की। ठीक है, उसमें कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की समता? 2 प्रकार की समता की बात की गई है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आगे चलिए। तो ऑप्शन बी मैंने बताया, बेरुबड़ी बात भी बताया मैंने। आगे चलिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? किस भाग में बताइए? केवल मूल कर्तव्य में, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, बताइए। कौन सही होगा? तो देखिए, एक तो हो गया डीपीएसपी, एक है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य भी है और डीपीएसपी में भी है। अब रही बात कि डीपीएसपी कहाँ है? डीपीएसपी आपके संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में, इसमें वर्णन है। ये मूल कर्तव्य तो मूल संविधान में थे नहीं। कब आए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे संविधान में अमेंडमेंट किया गया 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। और इसके द्वारा इन्होंने चूंकि 8 रिकमेंड किया था, सरकार ने 10 जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। तो ये मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, उसके बाद से प्रेजेंट में पूछा जाए तो 11 है। 11वां जो जोड़ा गया किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया ही, देखिए 42वां द्वारा जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 है कर्तव्य में, और इसमें जी वाले भाग में यह है, ये सारी चीजें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे 42वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? अभी मैंने बताया था 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में। इसके द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्रमिकों की भागीदारी में प्रबंधन, मैं बता दूं, डीपीएसपी में किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भाग वो कौन था? भाग था भाग 4, भाग 4 था। ठीक है, भाग 4 ए या 51 अनुच्छेद का वो तो मौलिक कर्तव्य है, वो मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, तो डीपीएसपी। ठीक है, तो अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? तो इसके लिए अनुच्छेद जोड़ा गया आर्टिकल 43 से।
डीपीएसपी का भाग है। आर्टिकल 43A में कहा गया श्रमिकों का प्रबंधन के बारे में भागीदारी सुनिश्चित की गई 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ, इसके खिलाफ आप न्यायपालिका नहीं जा सकते, न्यायपालिका नहीं जा सकते डीपीएसपी के खिलाफ। ठीक ना, आगे देखिए अगला प्रश्न, वही कथन और रीजन वाला है, कारण वाला है। कथन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 30 किसमें है? मौलिक अधिकार का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार आपका किसमें आप पढ़े होंगे? भाग 3 में होगा। और कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। तो उसमें से 30 वाला कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, परिभाषित नहीं करता है। पहला चीज, कारण कह रहा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को ही मान्यता देता है अनुच्छेद 30 के तहत। तो बताइए कौन सही है कौन गलत है? बताइए कौन सही है कौन गलत है? पहला ऑप्शन आपका ये है कि ए आर दोनों सही है और ये दो एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर और ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा है जो ए गलत है और आर सही है। बताइए क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन तो दोनों ही सही है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग की बात की गई है और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक जो है संविधान देता है मान्यता। ठीक है, ये भी दोनों कथन सही है, लेकिन आपका मुख्य रूप से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर कथन जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। ठीक, तो अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं के बारे में स्थापना प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनका अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 30(1) में तो ये बिल्कुल सही था पहला कथन। ठीक, मैंने बताया ही। अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं का स्थापना करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सभी का अधिकार उनको होगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे नजरिए से है ये प्रश्न। इस तरह के प्रश्न अनुच्छेद 30-29 से इस बार बन सकते हैं इसलिए कि ये रहा है चर्चा में। ठीक है, यह इस बार रहा है चर्चा में। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, यानी इंडिया इज ए क्वासी फेडरल सिस्टम। मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि अर्ध संघात्मक का मतलब क्या है। अर्ध संघात्मक का मतलब होता है कि भारत का जो नेचर है वह फेडरल सिस्टम मुख्य रूप से देखा जाए तो संघात्मक भी है और एकात्मक भी लक्षण पाया जाता है। जैसे एकल नागरिकता या एकात्मक जो न्यायपालिका है वो, ये सब क्या है? एक लक्षण है मुख्य रूप से। ये आपातकाल के दौरान पूरी शक्तियां केंद्र के पास हो जाना, ये सब किसका लक्षण है? एकात्मकता के लक्षण है। और वही पावर ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या हो गया आपका? मुख्य रूप से संघात्मक लक्षण है। ठीक, तो वही पूछ रहा है किसने कहा था। ठीक है, लॉर्ड ब्राइस, आइवर जैनिंग, H.J. लास्की या केसी व्हीलर, किसने कहा था? किसका यह कथन है? किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। केसी व्हीलर का कथन है भारत एक क्या है? अर्धसंघात्मक राज्य है। ठीक है, अच्छा, पावर दो चीजें होती है, एक पावर का शेयर होता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है शेयर। तो पावर शेयर करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना, इन दोनों में क्या अंतर है? बताइए कमेंट बॉक्स में। शक्ति का शेयर करना और शक्ति को डिस्ट्रीब्यूशन करना, दोनों में क्या अंतर है? और भारत में सबसे ज्यादा क्या प्रचलित है, पावर शेयरिंग का कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन का? बताइए। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, कमेंट में बताइए कौन सा होगा। तब तक अगले प्रश्न पे आइए। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162। अच्छा, अनुच्छेद 162 किस में होगा? भाग अगर पूछे तो भाग 6 हो जाएगा, भाग 6 पार्ट 6। ठीक है, हाँ, संविधान लागू होने के समय भाग 22 थे भैया, 22 भाग थे। ठीक है, अनुसूचियां 8 थी लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। पिछले क्लास में मैंने बताया भी था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति,
राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, ऑप्शन डी इसका सही है। तो इसमें ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ दिया है केवल आर्टिकल से कि यहाँ 162 में क्या लिखा गया है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसमें लिखा गया है। ठीक, तो ये आपने देखा ही ये सारी चीजें, और उस राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का क्या शक्ति है, इस पे के बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया? किस वर्ष ऐसा कार्य किया गया? जो कैग होता है ना, कैग आप जानते होंगे, इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 148 में, आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। इसकी नियुक्ति हाँ प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रसाद प्रयत्न तो नहीं रहता है। ठीक है, इनको हटाए जाने की प्रक्रिया वही है जैसे राष्ट्रपति को या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक उस तरह का है, द्वितीय बहुमत से। ठीक, कैग का काम क्या काम करता है? ये ऑडिट करता है, ऑडिट करता है। ठीक है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, इन दोनों के लेखाओं को क्या करता है? ऑडिट करने का काम करता है। कौन? कैग। और इसकी रिपोर्ट जब आती है, रिपोर्ट रखता है कहाँ पे? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट रखते हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट के समक्ष। और उसके बाद से इसके रिपोर्ट पर जांच कौन करता है? कौन जांच करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी ये जांच करती है इसके रिपोर्ट को। यानी लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 कहां से? राज्यसभा से होते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए उत्तर क्या होगा? 1976, 1976 से क्या किया गया? अकाउंटिंग को इससे अलग कर दिया गया, ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बताया ही। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संघात्मक जो व्यवस्था है यानी इंडियन जो फेडरल सिस्टम है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन आपके पास है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल ही सही है। इसका वर्णन किसमें आपको मिलता है? अनुच्छेद 1 में मिलता है। अनुसूची किसमें मिलता है? अनुसूची 1 में मिलता है। भाग किसमें मिलता है? भाग 1 में मिलता है। इन तीनों चीजों में इसका वर्णन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय राज्य जो है वह संघ से समझौते का परिणाम नहीं है, पहला चीज। लेकिन वही अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका में जो 50 राज्य हैं वह समझौते का परिणाम है, वह कभी भी चाहे तो संघ से अलग हो सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में जो राज्यों का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है? आर्टिकल 3 के तहत, और नए राज्यों का गठन जो होता है आर्टिकल 2 के तहत होता है। तो यह अलग, जब ये भारतीय संघ में शामिल हो जाएंगे तो भारतीय संघ से फिर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो कथन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है? ये अलग होने की मात्र वकालत करने पर अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। यानी अगर अलग होने की अगर वकालत कोई करता है तो अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा उसको मिलेगी। बताइए अब कौन सा सही है कौन सा गलत है? बताइए बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है? ये दूसरा तो बिल्कुल गलत है। पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि अलग होने की अगर वकालत करता है, भारतीय संघ से अलग होने का वकालत करता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ पे है? आर्टिकल 19 सब क्लास 1 में स्वतंत्रता की बात की जा रही है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसमें ए वाले पार्ट में होता है। लेकिन आर्टिकल 19 का सब क्लास 2 क्या करता है? युक्त प्रतिबंध की भी बात करता है। ठीक है, अगर हिंसा हो गया या लोक व्यवस्था पर खतरा आ गया, ये सारी चीजों के लिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा? एक, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही, ये भी यहां पर भी देख लीजिएगा, ध्यान, सही कह रहा है गलत कह रहा है? तो सही कह रहा था तो इसलिए क्या होगा? 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय जो पीएमओ होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है 1977 में या 1977 में अस्तित्व में आया। दूसरा कह रहा है इसका जो प्रधान होता है कैबिनेट सचिव होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए
इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। तो पीएमओ 1977 से पूर्व प्रधानमंत्री सचिवालय कहलाता था, ठीक है, और स्थापना 1977 में की गई, जो प्रधानमंत्री के सचिव के नेतृत्व में कार्य करता है। और मुख्य रूप से मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ था। और उस समय कौन थे, वर्तमान में अगर देखा जाए तो कौन है इनके प्रधान सचिव, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। ये 2019 का है, इसको मत याद रखिए, करंट में देख लीजिएगा आप, इसको याद रखिए। ये स्टैटिक से आपका मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तब पीएमओ को किया गया था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धन विधेयक की परिभाषा आपसे पूछ रहा है, डिफिनीशन ऑफ, मुख्य रूप से देखा जाए मनी बिल। तो कोई बिल मनी बिल होता है कि नहीं होता है, उसको डिफाइन कौन करता है। देखिए हम दो सदन है, एक लोकसभा एक क्या है राज्यसभा। तो जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह कोई बिल को क्या कर सकता है, डिफाइन करता है कि वह बिल मनी बिल है या कैसा बिल है। तो मनी बिल को डिफाइन करने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा के स्पीकर के पास, लोकसभा के अध्यक्ष के पास, ठीक है। अब रही बात, आप पूछेंगे कि यह जब इसमें क्या थ्रेट क्या है, इसमें थ्रेट यह है कि अगर कोई बिल मनी बिल डिफाइन हो जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा तो राज्यसभा की शक्तियां क्या हो जाती है, उसके अंदर कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि मनी बिल के ऊपर में राज्यसभा के पास जब वो बिल जाता है तो राज्यसभा के पास केवल और केवल 14 दिन का ही समय रहता है। और 14 दिन के समय में वो चाहे उसमें अमेंडमेंट करे, चाहे अमेंडमेंट ना करे, चाहे मंजूरी दे, चाहे मंजूरी ना दे, या संशोधन करे या संशोधन न करे, अब इसके बाद से फिर वापस करना पड़ता है लोकसभा के पास। और लोकसभा उसके संशोधन को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, और डायरेक्ट नहीं अगर वो पारित कर रहा है तब भी पारित समझा जाता है। इसलिए जो मुख्य रूप से धन विधेयक की बात की जाए तो उसमें भूमिका लोकसभा की ही ज्यादा होती है। इसीलिए स्पीकर का पद भी इंपॉर्टेंट एक तरह से हो जाता है, क्योंकि स्पीकर की जो नियुक्ति होती है खासकर वो जो लोकसभा में चूंकि जिस पार्टी की सरकार रहती है उसी की मुख्य रूप से स्पीकर होता है। उसका कारण यह है, ऐसा कोई संविधान में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसका कारण यह है कि उसमें सदस्यों की संख्या आखिर उसकी ज्यादा होगी, बहुमत ज्यादा होगा, तभी तो सरकार बनी होगी, तभी तो गवर्नमेंट बनी होगी। और चूंकि वही अपने तरफ से किसी पर्सन को लोकसभा स्पीकर के लिए क्या करेगी, चुनाव के लिए वहां पे खड़ा करेगी। अब जब खड़ा करेगी तो उसी के नंबर ज्यादा होंगे, क्योंकि उसी की सरकार है, तो सरकार तभी बनी होगी जब बहुमत ज्यादा होंगे, तो उसको समर्थन किसी न किसी रूप से मिल ही जाएगा। जब समर्थन मिल जाएगा तो स्पीकर बन जाएगा। और ब्रिटेन के जैसे तो है नहीं भारत में। ब्रिटेन में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति स्पीकर बन जाता है तो उसको अपने पार्टी के पद से इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। स्पीकर बन जाएगा, उसके बावजूद भी अब उसकी पार्टी की सदस्यता उसको रखी, मतलब वो बनी रहेगी। तो बनी रहेगी तो इसलिए कहा जाता है कि स्पीकर जो है बायस नहीं होता है, मुख्य रूप से कहा जाए तो, या मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उन पे बहुत सारे आरोप भी लगाए जाते हैं कि पक्षपात करते हैं, ऐसे ये सारी चीजें हैं, वो तो अलग चीज कारण है। तो उनकी चूंकि, और ये भी मनी बिल से रिलेटेड भी होता है कि मनी बिल डिफाइन कर देंगे किसी बिल को अगर पास कराना हो, क्योंकि लोकसभा में स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जिसकी सरकार होती है उसी की होता है, तो वह कोई इस बिल को क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। या फिर से संयुक्त बैठक में अभी आप देखे हैं कि उनमें सबसे ज्यादा किसका होता है, जो मत बराबर हो जाती है उस स्थिति में निर्णायक मत देने की मुख्य रूप से भूमिका किसकी होती है, लोकसभा के स्पीकर की होती है। तो ये सारे थ्रेट है, मेंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तो यही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डिफिनेशन किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 110 में। किसमें, अनुच्छेद 110 में, ठीक है। 111 में क्या है, तो राष्ट्रपति वाला आप देखे भी होंगे, ठीक है। 111 में राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जब जाता है तो उनके पास कौन कौन शक्तियां होती हैं, रोक सकते हैं, एसेट दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर पुनर्विचार के लिए वो चला गया और फिर से आ गया उनके पास, तब तो उनको मैंडेटरी है कि उस पर अपना एसेट देना पड़ता है, सहमति देना पड़ता है। 111 में। 112 में क्या है बताइए, बजट। वास्तव में बजट शब्द का तो प्रयोग नहीं किया गया संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, विवरण है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ठीक। और लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। और न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है डिफाइन करने के संबंध में, ठीक। और राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में वो करता है, पेशटांकी करता है। ये मैंने बताया है आपको। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन घटना कब हुआ था, इसके अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहला, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। भारत का संविधान लागू होना।
तीसरा, जम्मू कश्मीर की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदन किया। चौथा, जम्मू कश्मीर तथा कश्मीर राज्य के लिए नया संविधान लागू हुआ। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कोड के अंतर्गत बताइए, कोड के अंतर्गत बताइए। तो पहला तो विलय पत्र पे शामिल हुए थे कब, 1947 में ही, 1947 में ही संविधान हमारा लागू हो गया था। सॉरी, संविधान नहीं, देश आजाद हो गया था। लागू तो संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ, 1950 में हुआ, सॉरी। तो 1947 में देश आजाद हुआ। तो उस समय ये क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद से क्या हुआ था, तो उसके भारत का संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ। ठीक, उसके बाद से यह चीजें हुई, उसके बाद से नया संविधान बनकर तैयार हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए 1947 को राजा हरि सिंह ने, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 1949 में बनकर तैयार हुआ। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। ठीक है, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। 370 जब हटाया गया धारा वहां पे, तो ठीक है, तो दोनों अब यूनियन टेरिटरीज हो गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक, आगे देखिए, जिसमें जम्मू कश्मीर के पास अपने पास क्या है, जम्मू कश्मीर के पास, उसके पास हाँ स्टेट लेजिस्लेटिव है, और लद्दाख के पास नहीं है। आगे देखिए कौन सा इसमें सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। राज्य सूची से एक किसमें होता है, ये सभी सूचियां किसमें, राज्य सूची, संघ सूची, ये सभी का वर्णन किसमें आप देखेंगे, आपका शेड्यूल जो 7 है उसमें देखेंगे। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक अनदर है अवशिष्ट सूची। तो इसमें सबका वर्णन तो कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, जनगणना किसका काम है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें है, दल बदल विरोध क्या है। अब कौन कौन सुमेलित है, कौन कौन सुमेलित नहीं है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची कह रहा है, तो सरासर गलत है, क्योंकि सीटों का बंटवारा जो है ये शेड्यूल किसमें है, मुख्य रूप से 4 में है, यानी अनुसूची 4 में है। 2 में क्या है, वेतन से संबंधित है। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन से संबंधित है। दल बदल 1985 में लागू किया गया। ठीक है, 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुसूची 10 जोड़ी गई, तो ये तो बिल्कुल सही है। आपका देखा जाए कि जो जनगणना है वह संघ सूची का विषय है, बिल्कुल केंद्र सरकार कराती है, और पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो कौन गलत था इसमें, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। शिक्षा समवर्ती सूची का है, यह भी 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ट्रांसफर हुआ। ठीक है, पहले राज्य सूची के विषय हुआ करता था, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, इस चीज को आगे देखिए। अगला प्रश्न आपका है, देखेंगे आप अगला प्रश्न। हाँ देखिए, अगला प्रश्न क्या है, पंचायतों के संदर्भ में आपको बताना है कि 50% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, इसमें बताया गया है। दूसरा कहा है ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं। तीसरा, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये मैंने पिछले क्लास में पूरा इसका डिस्कशन किया है। पहला तो वैसे ही गलत है, 30% कहा गया है, सॉरी 33% कहा गया है महिलाओं को आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो पहला तो वैसे गलत है। दूसरा कह रहा है कि ग्राम सभा एक निकाय है, एक सिस्टम है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग रहते हैं। तो एक सिस्टम तो ये ऐसा नहीं, ऐसे गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी सही है। तो सी कहाँ है, डी। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया, यानी कथन जो 3 है वही सही हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसको इसलिए मैं डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ कि पिछले क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन किए थे अच्छे तरह से। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये सभी मैंने बताया था। तो उस पिछले क्लास को आप जाके देख सकते हैं। तो बार बार रिवाइज करने का मतलब कि ज़्यादा समय लगेगा। ठीक, इससे बढ़िया अलग टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। तो इसमें मैंने बताया भाग 9 जोड़ा गया था, ये सारी चीज़ें मैंने कल किया ही था, बताया ही था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला, 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा। ये लागू किया कब गया, मुख्य रूप से 24 अप्रैल 1993 को, 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना अगर पूछे तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ही किया गया था, लेकिन संवैधानिक दर्जा उनको उस समय नहीं प्राप्त था पंचायतों को, यानी बलवंत राय मेहता जो है उनकी समिति पे। उसके बाद अशोक मेहता समिति बनी और पीएल सिंघवी समिति बनी, बहुत सारी समितियां बनी। राजीव गांधी सरकार ने भी प्रयास किया था 1991 में, लेकिन प्रयास करने के बाद उसमें चूंकि लोकसभा में पारित, मुख्य रूप से ये बिल पारित नहीं हो पाया। अगर दूसरी ओर देखा जाए कि 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तो इसमें इन्होंने पारित कराया, 1992 में पारित हुआ 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन, 73वां के द्वारा पंचायती राज, इसमें भाग 9, और उसके बाद से अनुसूचियों में अनुसूची
सूची 11, 29 विषय उसमें जोड़े गए, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें जोड़ी गई। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। तो उसी दिन हमेशा क्या मनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। कौन सा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें मैंने बता ली है। अब कह रहा है भारत के संविधान के 11वीं सूची में कितने विषय हैं, अभी मैंने जो डिस्कस किया है वही सारी चीजें हैं। कितने विषय हैं आप बताइए, 29 विषय हैं, ठीक है, 29 विषय हैं, ठीक। अच्छा 12वीं सूची में अगर पूछे तो, शेड्यूल 12 में पूछे तो 18 विषय हैं, ठीक ना। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक। आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आज की सेशन का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, शेड्यूल 6 जो है, उसमें किस राज्य में लागू होता है, कौन कौन से राज्य में लागू होता है। तो ये याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 राज्यों में क्या है, शेड्यूल 6 में वर्णन 4 राज्यों का। तो देखिए किसमें है, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। सिक्किम इसमें है क्या, नहीं है। नागालैंड इसमें है क्या, कहीं नहीं है। तो उपरोक्त सभी तो ऐसा ही नहीं होगा, 3 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। कौन सा होगा सही, ऑप्शन ए सही होगा, त्रिपुरा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए त्रिपुरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो इसमें मैंने बताया ही, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसके भी जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन है इसके बारे में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आप बताइए कैसा लगा आपको आज का जो PYQ का जो सेशन है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से, और एक तरह से रिवाइज भी हो गया होगा जो सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे, तो ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आज था 2019 वाला, फिर कल हम मिलते हैं एक अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।